वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे आज हम देखने वाले हैं अपनी स्ट्रेट लाइन सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म ऑफ अ जनरल इक्वेशन इनटू अ डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये है क्या बच्चे, जैसे हमने ना अभी पिछले लेक्चर पढ़ के आए हैं, वहां पर हमने क्या करा था, हमने ये देखा था कि हम है ना लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग अ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे मुझे स्लोप गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, या मुझे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, या मुझे वाई इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन हो जाए, या मुझे लाइन की ना जगह मुझे लाइन पर पड़ने वाले नॉर्मल की इंफॉर्मेशन गिवन हो। तो उन इंफॉर्मेशन के थ्रू मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस ड्राइव करी थी जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन की और हमें मतलब बढ़ाती थी। दैट मींस कि उनसे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बना पा रहा था। तो अब यहां पर क्या है कि सपोज कर लो कि हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है। इन लाइन की इक्वेशन से मैं स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, नॉर्मल की इंफॉर्मेशन कैसे ड्राइव कर पाऊंगा, ये सब आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। इसके बाद हम दो इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस करेंगे बेटा। पहला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, एंड दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। चलते हैं बच्चे, मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको 11th क्लास, 12th क्लास, आईआईटी जेईई का मैथमेटिक्स का कंटेंट देखने को मिलेगा। बच्चे आप अपने एक बोर्ड एग्जाम की हो गई या जेईई एग्जाम की तैयारी मेरे चैनल के साथ जुड़ के कर सकते हैं। हर चैप्टर की आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो बस बेटा इतना ही मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। चलते हैं बेटा लेक्चर के और। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये बोला हुआ है कि ये एक जनरल इक्वेशन है ऑफ अ लाइन, यानी कि एक लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, अब मेरे को इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यहां से मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो है स्लोप इंटरसेप्ट के थ्रू कन्वर्ट करके स्लोप की और वाई इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन निकाल पाऊंगा। देखो कैसे बच्चे, मैं ये कह रहा हूं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो मैं यहां पे क्या करता हूं बच्चे, बी वाई को अकेला छोड़ा, माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई जो आ गया बच्चे मेरे पास आ गया माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन में बी। अब मेरे पास जो लाइन है वो है बच्चे, जो सिचुएशन है एम एक्स प्लस बी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास m की वैल्यू आ रही है माइनस ए अपॉन बी, एंड y जो यहाँ पे c है बच्चे, तो ये वाला c जो आ रहा है माइनस में c अपॉन में b। तो ये है बच्चे हमारे पास बेसिकली स्लोप, एंड ये है बेटा हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो अगर मेरे को लाइन की इक्वेशन दे दे इस फॉर्म में, ठीक है, यानी कि नॉर्मली लाइन की इक्वेशन दे दे, तो मैं माइनस ए अपॉन बी करके, दैट मींस कि एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट को यूज करके लाइन का स्लोप बता सकता हूं, और कांस्टेंट और हम अब यहां पे वाई के कोफिशिएंट को यूज करके वाई इंटरसेप्ट बता सकते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अब यहां पे हम इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम बच्चे इस इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अगर मैं अपनी इक्वेशन पे नजर डालूं तो वहां पे मेरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 1 है। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, यहाँ पे मैं इस सिचुएशन को डिवाइड किससे करता हूं, 1 से करता हूं, सॉरी डिवाइड करता हूं बच्चे माइनस सी से, सो दैट कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो माइनस ए अपॉन सी एक्स प्लस में माइनस बी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करता हूं बच्चे, मैं यहां से लिया x, यहां पर आ गया बच्चे मेरे पास माइनस सी अपॉन ए प्लस में y, यहां पर आ गया माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो है x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल टू 1, यहां पे आया प्लस। अगर मैं कंपेयर करूं तो बेटा ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरे को मेरा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मींस बच्चे एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया मेरा, तो एक्स इंटरसेप्ट बना बच्चे मेरा माइनस सी अपॉन ए, एंड वाई इंटरसेप्ट बना बच्चे मेरा माइनस सी अपॉन बी, मैंने गलत लिख दिया, माइनस सी अपॉन बी। तो वाई इंटरसेप्ट बना बच्चे मेरे पास माइनस सी अपॉन बी। तो
अब बच्चे यहाँ पे x इंटरसेप्ट तो ठीक है माइनस सी अपॉन बी ही निकला है, y इंटरसेप्ट हमने पीछे भी निकाला था, ठीक है। अगर आप पीछे वाले y इंटरसेप्ट पे देखो तो वो भी क्या आ रहा है माइनस सी अपॉन बी, ये वाला y इंटरसेप्ट भी क्या आ रहा है माइनस सी अपॉन बी, तो ये मैच ही कर रहा है बच्चे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट फॉर्म में हो तो डिफरेंट तरीके से निकलेगा, आपका दोनों जगह यहाँ पे सेम ही तरीके से निकलेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इनटू अ जर्नल फॉर्म। देखो हमारे सामने बच्चे इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसी की नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब बच्चे ये कन्वर्ट कैसे होगी उस फॉर्म में, तो यहां पे आप देखो कि ये दोनों लाइंस है ना सेम है, मैंने इसी लाइन की जर्नल फॉर्म भी लिखी हुई है और मैंने इसी लाइन की नॉर्मल फॉर्म भी लिखी हुई है। अगर दोनों लाइन सेम होती है तो हमारे पास क्या होता है, जो भी कोफिशिएंट्स है ना वो उनका रेशो जो होता है वो बराबर होता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि रेशो कैसे बराबर होता है तो बच्चे अभी जो है हमारे पास आएगा, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहां से आया बच्चे, इसको ये x ले लिया, तो मैंने कहा cos अल्फा इज इक्वल टू ए पी अपॉन में माइनस सी, साइन अल्फा हो गया बच्चे मेरे पास बीपी अपॉन में माइनस सी। अब बच्चे करना क्या है, मुझे है ना जितनी भी टर्म्स है यहाँ पे यानी कि cos अल्फा साइन अल्फा पी, वो सारी एबीसी की फॉर्म में निकालनी है। अब एबीसी की फॉर्म में निकालनी है तो देखो मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा है साइन स्क्वायर अल्फा है, इसको हटाने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। तो मैं कहता हूं, मैंने क्या करा बच्चे, स्क्वायरिंग करा एंड एडिंग करा, स्क्वायरिंग एंड ऐड करा तो बच्चे ये आ गया मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे हुआ ए पी अपॉन में सी का होल स्क्वायर, माइनस लगा देते हैं फिलहाल, ये आ गया बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया 1 बच्चे। अब यहाँ पे है ए स्क्वायर पी स्क्वायर हमारा सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पर भी आ गया सी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर वहां चले जाएगा बच्चे, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मुझे बेसिकली पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p की वैल्यू आ गई बच्चे मेरे पास प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे मेरे पास p की वैल्यू आ गई तो मैं, आप ध्यान से देखो बच्चे, साइन अल्फा जो है हमारे पास दे रखा है वो बीपीसी फॉर्म में है और p की वैल्यू एबीसी फॉर्म में निकाल रखी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, कॉस अल्फा की वैल्यू और साइन अल्फा की वैल्यू जो है वहां पे सिर्फ वैल्यू मेरे को रखनी है, यहाँ पे रखनी है बेटा मेरे पास कॉस अल्फा की है ए, पी जो है बच्चे यहाँ पे माइनस है प्लस माइनस सी अपॉन में ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड यहाँ पे नीचे दे रखा है माइनस का सी, यहाँ पे साइन अल्फा है वो भी है बच्चे मेरे पास बी अपॉन में सी माइनस का एंड प्लस माइनस सी अंडर द रूट बच्चे, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से सी कट गया बच्चे, सी से सी कट गया यहाँ पे, तो मेरे पास कॉस अल्फा आ गया बेटा माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा आ गया मेरे पास माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो साइन आएंगे बच्चे वो प्लस माइनस दोनों ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था तो यहाँ पर भी साइन दोनों ही कैरी करेंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये साइन जो है प्लस माइनस में कौन सा फॉलो होगा, साइन की चॉइस बच्चे इस अकॉर्डिंग होगी कि मेरा परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मुझे परपेंडिकुलर को, ये मेरा जो परपेंडिकुलर है इसको हमेशा ही बच्चे मुझे पॉजिटिव बनाना है और इसी के अकॉर्डिंग मेरे जो ऊपर साइन और कॉस के साइन है वो चेंज होंगे। ठीक, दूसरी बात बच्चे अगर मैं कहूं तो मैंने ये यहां पर देख रहा हूं मेरे पास cos अल्फा की वैल्यू में यहाँ पे मैंने देखो तो डिवाइड करा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, साइन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करा है, पी की वैल्यू निकालने के लिए भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करा है। तो एक कॉमन बात ये निकल रही है कि अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को उठाऊं,
इस वाली इक्वेशन को उठाऊं और इस वाली इक्वेशन को मैं, मेरे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं अगर मैं डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो मेरे पास आ जाएगा ए अपॉन में अंडर रूट वाली ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चे सी को उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नाउ दिस रिप्रेजेंट हुआ कॉस अल्फा, नाउ दिस रिप्रेजेंट हुआ साइन अल्फा, and this represent to a p, that means a perpendicular distance। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगी, उसी के अकॉर्डिंग साइन और कॉस के सिंबल्स चेंज होंगे। आई होप बच्चे आपको डेरिवेशन समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैरेलल लाइन। देखो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना। अगर लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में बराबर होंगे, सिंपल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू दोनों के स्लोप को मैं फिलहाल m मान लेता हूं, तो mx प्लस c1, ठीक है। c1 की जगह मैं फिलहाल यहाँ पे k कर देता हूं, और ये हो जाएगा बेटा दूसरी लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी के हो गया है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूं लैम्डा, ठीक। तो मैंने बच्चे दो लाइन की इक्वेशन लिखी, दोनों लाइन की इक्वेशन में जो स्लोप है वो क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल है, पहली बात, ठीक। दूसरी बात ये कि मैं कहता हूं m जो होता है ना वो a अपॉन b के थ्रू ही निकलता है, दैट मीन्स कि m की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो मैं फिलहाल बच्चे जो अभी भी पढ़कर आए माइनस a अपॉन b होता है, तो मैं ये वैल्यू रखता हूं, तो माइनस a अपॉन b, ये आया x प्लस के, यहाँ पे आया y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, यहाँ पे x प्लस में लेमडा। तो यहाँ पे करा बेटा तो ये आ गया ax प्लस बी वाई, ठीक, और इज इक्वल टू बच्चे ये हो गया मेरे पास बी के, एंड ये आ गया बच्चे ax प्लस बी वाई, और ये हो गया मेरे पास बी लेमडा। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, बी के एक अल्टीमेटली कांस्टेंट है, तो इसको मैं c1 नाम देता हूं, और इसको भी मैं क्या नाम देता हूं, c2 नाम देता हूं। तो मेरे पास जो आ गया बच्चे, और मैं इसको माइनस का नाम दे देता हूं सो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस हो जाए, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आया मेरे पास बच्चे। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो लेट्स से बच्चे मैं ये कह रहा हूं 2x प्लस 3y प्लस में मेरे पास ये 5 है इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y प्लस में बच्चे यहाँ पे ये लाइन आ गई मेरे पास, लेट्स से बच्चे मैंने ये लाइन 10 ले ली। तो ये दोनों लाइंस जो है बच्चे जैसे यहां पर आया, तो इन दोनों लाइंस के जो स्लोप है वो मेरे को डिटरमाइन हो रहे हैं ए और बी के थ्रू। ये दोनों ही बेटा कोएफिशिएंट जिम्मेदार है मेरे स्लोप को डिटरमाइन करने में। तो अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर है, स्लोप बराबर है तो ये जो ए बी के कोएफिशिएंट्स होंगे ये बराबर होंगे। तो दैट मींस बच्चे कि आप ये देखोगे कि ये जो भी लाइन हमारी पैरेलल होती है उसमें ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये x और y के आपको बराबर मिलेंगे। अगर ये बराबर नहीं मिल रहे, सपोज कर लो बच्चे मैं ये कह रहा हूं इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अगर इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x प्लस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब बराबर नहीं है। तो बच्चे अगर ध्यान से देखो भले ही ये बराबर नहीं है, लेकिन अब ये आपस में जो ये प्रोपोर्शन है ये जरूर बराबर होगा 3/6। ये बेटा 1/2 आ रहा है एंड ये बच्चे 1/2 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि हमारे पास अगर दो लाइन है उनका स्लोप बराबर है क्योंकि उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं ना उनमें रिलेशन देखने को मिलता है। उनके जो कोएफिशिएंट्स है, फॉर एग्जांपल मैं फिर से लिखता हूं a1x प्लस में b1y प्लस c1, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स मैंने अलग अलग कर लिए b2y प्लस c2। अगर ये पैरेलल है तो इनके कोएफिशिएंट जो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होंगे, ठीक है। मजे की बात ये कि यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि ये बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के, इसके पीछे रीजन है कि इफ अगर ये दोनों लाइन सेम है
इफ these two lines are coincide, यानी कि एक जैसी है, तो होगा क्या बच्चे, ये आपस में पूरी तरीके से बराबर हो जाएंगे, b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये चीज देखने को मिलेगी अगर मेरे पास जो लाइंस हैं वो मेरी क्या है, अगर कोइंसाइड कर जाती हैं, और अगर सिर्फ पैरेलल है तो मेरे को ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये आगे भी डिस्कस होगा बच्चे, तो धीरे धीरे आपको ये और ज्यादा कह सकते हो बार बार रिवाइज होके काफी पक्का हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस की बारी है। तो क्वेश्चन मेरे को कहता है फाइंड ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास माना। अब इस इक्वेशन को कह रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में डालो एंड स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालो। तो देखो बच्चे, मैं ये कहूंगा कि रेदर देन द लर्निंग द फॉर्मूला, हम है ना सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मेरे पास जो है स्लोप इंटरसेप्ट जो फॉर्म है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और मेरे को लाइन दे रखी है रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को इस सिचुएशन में कन्वर्ट करूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे y यहां आ गया, यहां पे हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस में हो गया मेरे पास एट। अब मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये मेरे पास आ गया m और ये मेरे पास आ गया c। जो ये c है ये क्या है बच्चे, मेरा y इंटरसेप्ट आ गया। तो इससे मेरे को क्या होगा, इससे मेन लाइन जो है, जो हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, वो भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और थोड़ा सा आप लॉजिकली ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, दूसरा वाला बोलता है कि बच्चे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इस वाल इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू बेटा वन। तो मैंने इस इक्वेशन को लिखा रूट थ्री एक्स प्लस में वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ये वाली जो इक्वेशन लिखी है बच्चे मैंने, इसको अब रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे एट करा। ठीक, यहाँ पे बच्चे वन बनाने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय वन करा। तो पूरी इक्वेशन जब डिवाइडेड बाय वन हुई, सॉरी डिवाइडेड बाय एट, तो जब पूरी इक्वेशन डिवाइड बाय 8 हो जाएगी तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा रूट थ्री अपॉन में 8x प्लस में y अपॉन में 8 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं तो रूट 8 अपॉन में रूट थ्री प्लस में y अपॉन में 8 इज इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चे मेरे पास a, ये मेरे पास a है एंड ये मेरे पास b है। तो a भी आ गया बच्चे, मेरे पास b भी आ गया, यानी कि x इंटरसेप्ट भी आ गया, y इंटरसेप्ट भी आ गया, इज इक्वल टू 1 का मतलब बच्चे वही हमारे फॉर्म से मैच करवाना है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से मैं फॉर्मूले पर ना जाके a अपॉन b c अपॉन b इस चीज पे ना जाके मैं सीधा लाइन की इक्वेशन उठाता हूं और उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता हूं। अगला है बेटा, कहता है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने पीछे जगह छोड़ रखी है। फिर से मेरी इक्वेशन है रूट थ्री एक्स एंड प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई, मैंने सबसे पहले 8 को इधर ले गया। बच्चे ये जो 8 है ना, ये फाइनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, तो इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। फिलहाल मेरे केस में ये पॉजिटिव है। ठीक, अब बच्चे मैंने ये बोला था कि इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर से। दैट मीन्स कि बच्चे ये पूरी इक्वेशन रूट फोर से डिवाइड होगी, यानी कि 2 से डिवाइड होगी। तो जब मैं ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस में वाई बाई टू इज इक्वल टू 8 बाई 2। तो रूट थ्री बाई टू ये हो गया x, यहाँ पे आ गया y बाई टू, ये हो गया बच्चे मेरे पास 4। तो रूट थ्री बाई टू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रूट थ्री बाई टू हमारा, रूट थ्री बाई टू आई थिंक यहाँ पे cos सॉरी बेटा, यहाँ पे रूट थ्री बाई टू साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे बच्चे वन बाई टू जो है ये मेरा साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कॉस थीटा जो है वो क्या है, रूट थ्री बाई टू, एंड साइन थीटा बच्चे मेरे पास क्या है, वन अपॉन टू। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं कहूँ थीटा की वैल्यू मैं 60 डिग्री ले लूं, तो थीटा की 60 डिग्री पे कॉस जो होता है, नहीं थीटा की 30 डिग्री पर कॉस जो होता है बच्चे मेरे पास रूट थ्री बाई टू होता है, और थीटा की 30 डिग्री पर साइन जो होता है
वो 1/2 होता है। बस बेटा इतना ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ध्यान रखना था मेरे को अपना राइट हैंड साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, यहां से हमें बहुत ज्यादा चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। कहता है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो और पी एंड अल्फा फाइंड करो, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर लेंथ जो भी है एंड वही नॉर्मल के थ्रू बनने वाला एंगल अल्फा उसको निकालना है। तो क्या है बच्चे सिचुएशन के हिसाब से x प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 4। मैंने कहा बच्चे जो मेरा राइट हैंड साइड वाला है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, इसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो अब ये पॉजिटिव ही है, मेरे को दिख भी रहा है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, अब इस पूरी सिचुएशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो ये जो बनेगी बच्चे मेरे पास बन जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि मैं x मैं x अरे इसका मतलब है बच्चे मैं x प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 4 इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं। तो ये आ गया बच्चे x अपॉन 2 प्लस में रूट थ्री अपॉन 2 वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बच्चे cos अल्फा आ गया मेरे पास 1/2, साइन अल्फा आ गया बच्चे मेरे पास रूट थ्री बाई टू। कोई मुश्किल नहीं है बच्चे, तो यहाँ पे अल्फा जो आएगा मेरी वैल्यू उसकी 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि 60 डिग्री पर ही दोनों जो है हमारे आंसर मैच कर रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चे इस वाले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू सबसे पहले ये है मेरे पास माइनस रूट टू। नाउ बच्चे मैं ये बोला था कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट टू। तो मेरे पास अब ये सिचुएशन आ गई, मुझे क्या करना होता है, मुझे डिवाइड करना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। दैट मीन्स कि मेरे को डिवाइड करना होता है अल्टीमेटली -1 के स्क्वायर प्लस में -1 के स्क्वायर से, और इसका मतलब है मुझे रूट टू से डिवाइड करना होता है। तो दैट्स वाई मैं इस सिनेरियो को डिवाइड करता हूँ रूट टू से। तो मेरे पास आ जाएगा -x अपॉन रूट टू माइनस वाई अपॉन में, बेटा ये माइनस में यहाँ नहीं लगा कि यहाँ लगा देता हूँ वरना बड़ा अजीब सा लग रहा है, रूट टू, और ये हो गया बच्चे मेरे पास 1। तो मैं ये कहूंगा बच्चे मेरे पास cos अल्फा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में रूट टू, साइन अल्फा की वैल्यू हो गई -1 अपॉन में रूट टू। अब बच्चे जो cos अल्फा है एंड जो साइन अल्फा है, cos अल्फा भी नेगेटिव साइन अल्फा भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव जो होते हैं ये मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं तो बच्चे मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका होता है पाई प्लस करके। तो पाई प्लस करके किस वैल्यू पर ये रूट टू 1/√2 आएगा, तो ये आएगा पाई/4 पे। तो इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू आएगी मेरे पास वो हो जाएगी 5 पाई/4। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर से मेरे पास x माइनस वाई 2√2 आ रखा है, ठीक है। तो x माइनस वाई उधर ले गए तो -2√2 आया। मैंने डिस्कस करा था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको पॉजिटिव बनाना बेटा हमारा काम है। देन फाइनली अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूं तो -x प्लस वाई 2√2 इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे जो डिवाइड होगा वो √2 से ही होगा, ये ऑलरेडी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। -x√2 प्लस में y अपॉन में √2 इज इक्वल टू 2। तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली जो चीज है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई है। बट जो cos अल्फा आया है वो है -1 अपॉन √2, साइन अल्फा आया है वो है 1 अपॉन √2। दैट मीन्स कि साइन जो है मेरे पास पॉजिटिव है, cos मेरे पास नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आंसर आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा अपने आंसर को ले जाने के लिए पाई माइनस में मुझे पाई/4 करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स बच्चे जो अल्फा होगा मेरे पास वो होगा 3 पाई/4। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि 3 पाई/4 अल्फा कैसे होगा। द टू इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, यहाँ पे कह रहा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। अगर इस लाइन को थोड़ा सा मैं सही लिखूं तो मेरे पास आएगा ये, और ये हो गया 3।
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव है, तो मेरे को प्लस माइनस के एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बट एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट है उनका अगर मैं करूंगा तो उनका 1 ही आएगा। तो अगर मैं, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे डिवाइड बाय 1 करना है, तो ये आ जाएगा x अपॉन 1। इसकी बेटा हम सिर्फ अप्लाई दिखा रहे हैं, इसका वैसे रूल नहीं है, और ये आ गया 3। तो इसका मतलब है साइन, सॉरी, इसका मतलब है बच्चे कॉस अल्फा मेरे पास आया 1 एंड साइन अल्फा जो है वो आया 0। कॉस अल्फा 1 है, यानी कि कॉस 1 और साइन 0 कहां पर होता है, जब अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बीच का बनने वाला जो एंगल होता है वो 0 डिग्री है। अब देखो कैसे ये, इसको समझना बच्चे। यहां पे मैंने क्या करा, मैं एक लाइन ली एंड फाइनली मेरे पास जो लाइन है x इज इक्वल टू 3 है, y चाहे कुछ भी रहेगा, इस तरीके से ये मेरे पास लाइन है। नॉर्मली क्या होता है बच्चे मेरे पास, कि मैं यहाँ पे, ये मेरे पास इस तरीके से आता है, ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और ये जो होता है ये अल्फा है, इस तरीके से किसी लाइन पे पड़ता है। बट दिस टाइम जो ये लाइन है बच्चे वो यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चे वो हमारी यहाँ पर आएगी। और अल्फा का जो है बेसिकली ये दिखा भी रहा है कि अल्फा 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है बच्चे वो क्या हो जाएगा, इस एक्स एक्सिस पर आएगा। एक्स एक्सिस पर जब मेरा ये वाला एंगल आएगा और ये मेरा अल्टीमेटली उस टाइम पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी होगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 है, और 3 के साथ ही मेरे पास ये कोऑर्डिनेट 3 0 बनेगा और x की वैल्यू भी 3 ही आएगी। द सेम सिनेरियो इज एप्लीकेबल व्हेन y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो मेरे पास लाइन है बच्चे, अच्छा मैं सबको बता दूं पहले कि यहाँ पे भी हम जो है इस तरीके से देखेंगे 0x एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो डिवाइड बेटा 1 से ही होगा, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो मेरे को जो रिजल्ट देते हैं वो 1 ही बनेंगे। तो मेरे पास कॉस जो आया 0 आया, साइन जो आया बच्चे, कॉस अल्फा जो आया बेटा मेरे पास वो आया 0, साइन अल्फा जो आया वो आया 1। कॉस 0 होता है, साइन 1 होता है, ये कब होता है, ये होता है 90 डिग्री पर, पाई बाय 2 पर। तो अगर मैं इसके ग्राफ की चर्चा करूं तो बेटा इसके ग्राफ में इस बार यहाँ पे ये जो लाइन है बेटा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे 2, ये जो हो जाएगा 2, और लाइन जो है y इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मेरे पास जो ये एंगल होता है बेटा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और ये जो एंगल होता है ये अब हो गया है 90 डिग्री। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है वो अब यहाँ पहुंच गई है यहाँ पर, और जब ये लाइन यहाँ पहुंच चुकी है इसका मतलब है बच्चे कि ये जो लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है 2, यहां पर पहुंचेगी और यहां से y की इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो ज्योमेट्रिकली मैंने आपको प्रेजेंट बता दिया बच्चे, कर दिया, एंड ये जैसे लाइन यहां पहुंचेगी, एंड उम्मीद करता हूं बच्चे कि अब आप जो है इस सिचुएशन में नहीं फंसोगे। आगे बढ़ते हैं। reduce the line to the normal form, hence the determine which line is nearer to a origin। द मोस्ट सिंपलेस्ट बच्चे क्वेश्चन है, नियरेस्ट निकालने के लिए मैं दोनों का सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, बस सिंपल। तो मेरे पास एक लाइन है बच्चे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4, दूसरी लाइन है बेटा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। क्योंकि बेटा राइट हैंड साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं कर सकते, दैट्स वाई 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पे हो गया +4, और यहाँ पर भी हो गया बेटा -4x प्लस 3y इज इक्वल टू ये हो गया 12। अब बच्चे यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे है ना से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, एंगल वेंगल निकालने को नहीं बोला। तो मेरे पास फाइन बाद में क्या होता है, मुझे इस पूरी सिचुएशन को डिवाइड करना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, चाहे यहाँ पे बात करूं चाहे यहाँ पे बात करूं, मुझे इस पूरी सिचुएशन को हाँ, तो मुझे इस पूरी सिचुएशन को बेटा वो करना, एक सेकेंड, इस पूरी सिचुएशन को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, चाहे मैं इसके लिए यहां से बात करूं चाहे मैं यहां से बात करूं। तो इसका जो a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा वो बनेगा बच्चे 5
इसका भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा 5। तो दैट मीन्स कि मुझे इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, मुझे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है बच्चे 5 से, और यहां पर भी -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और इसको भी किससे डिवाइड करना है 5 से। तो रिजल्ट जो आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हो जाएगा 4/5, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 12/5। तो डेट मीन्स ये मेरा बेटा फादर है, ठीक है ना, एंड ये मेरा जो है नियरर है। सिंपल, ये कंपैरिजन करना था मेरे को, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ पर नीड भी नहीं थी। आगे चलते हैं, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस जो भी दे रखी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए अभी हम करके आए हैं, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनी थी, ठीक है। तो यानी कि अगर इस लाइन के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसमें y का कोफिशिएंट जो होता है, इसमें सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसमें x का कोफिशिएंट 0 होता है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है उसमें y का कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं केस 1 की बात करूं तो मेरे का k-3 क्या हो जाएगा, 0, तो k की वैल्यू आ गई 3। एंड अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो 4 माइनस के स्क्वायर है मेरे पास, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस में 2। एंड फाइनली हमें कहता है कि लाइन जो है ना पास होती है ओरिजिन से पास होती है, तो डेट मीन्स कि x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, y की वैल्यू भी रखूंगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो मेरे पास क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस सिचुएशन के लिए मुझे बेसिकली k निकालना है, तो ये हो जाएगा बेटा के स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के कॉमन लिया, के माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लिया, के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो के माइनस 1 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ गई 1 एंड के की वैल्यू आ गई 6। बस बच्चे ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया। अब k की वैल्यू 1 और 6, यहाँ पे k की वैल्यू प्लस माइनस 2, k की वैल्यू 3, यही हमसे पूछा हुआ है। आगे चलते हैं बच्चे, तो आगे मेरे से बोला हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये हम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चे, मेरे को यहाँ पे लाइन भी दे रखी है, मुझे यहाँ पे लाइन भी दे रखी है, मुझे यहाँ पे पॉइंट भी दे रखा है। अब ये कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैंने इस लाइन को उठाया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरी लाइन की इक्वेशन है। मेरी लाइन को मैं जानबूझ के ऐसा बनाता हूं, इस तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मेरे पास ये लाइन आ गई। मैं अपने पॉइंट को यहाँ पे रखता हूं जानबूझ के p x1 एंड y1। मुझे जो है ये लेंथ निकालनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन के बीच में। अब कैसे निकालें, इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं ट्रायंगल बना देता हूं, यानी कि इस पॉइंट से इसको जोड़ देता हूं, एंड थोड़ा ठीक नहीं बना, इससे इसको जोड़ दिया एंड इससे इसको जोड़ दिया, तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेटा मेरा जो होता है x 0 होता है, तो जैसे ही मैं x को 0 रखूंगा मेरे पास x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे मेरे पास माइनस c अपॉन b। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास जो है क्या कहते हैं y 0 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा 0। तो अब कॉन्सेप्ट बेटा कुछ इस तरीके से है, मैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड। तो हाफ तो ठीक है बेटा, बेस यहाँ पे मैं इधर नाम दे देता हूं, ये हो गया मेरे पास b, ये हो गया c, और ये हो गया p ऑलरेडी है, तो ये हो गया p q, ठीक है।
तो इसका मतलब जो बेस होगा वो मेरे पास हुआ BC और एल्टीट्यूड हो गया मेरे पास PQ। अब मुझे यही एल्टीट्यूड निकालना है बच्चे, सिंपल कि मुझे जो है PQ निकालना है। अब PQ निकालने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एरिया ट्रायंगल कॉन्सेप्ट तो लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एक तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से निकल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे मेरे पास 3 पॉइंट्स भी गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन 3 पॉइंट्स को यूज करके भी निकल सकता है बच्चे। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारे पास जब इस 3 पॉइंट को यूज करके निकलता है तो हाफ x1 ये होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 ये हो गया y3 माइनस में y1 फिर प्लस में x3 तो ये हो गया y1 माइनस में y2, कुछ इस तरीके से। तो अब ज्यादा बेटर करने की पिक्चर मतलब अच्छा मतलब सॉल्यूशन करने के लिए मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा अच्छा करता हूं, यानी कि इसको एक नॉर्मल फिगर में कन्वर्ट करता हूं। तो मेरे पास बच्चे अब ये है P, ये है x1 y1, ये पॉइंट है मेरे पास B जिसमें 0 और ये है माइनस C अपॉन B, चेक कर लेते हैं। हाँ, एंड ये है बच्चे मेरे पास C, ये है जिसमें 0, सॉरी ये 0 नहीं है, माइनस C अपॉन A और ये हो गया 0। एंड यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है जो Q पे आके मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं तीनों पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स है उनके थ्रू मैं एरिया निकालूं। तो एरिया अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकालता हूं तो हाफ x1 पहले आएगा, इसके बाद बच्चे 0 माइनस में C अपॉन ए, दैट मीन C अपॉन ए प्लस में आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट है 0 तो आएगा नहीं। तीसरा है बेटा माइनस C अपॉन ए, ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा y2 माइनस में, सॉरी ये होता है y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस में y2। तो ये बच्चे मेरे पास एक पिक्चर आई जहां पे मैंने एरिया जो है ना उसके थ्रू निकाला। तो यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है वो आपका 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक x जो x2 है वो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो x2 के साथ बेटा 0 तो आता है, x2 के साथ आता है 0 माइनस y1 एंड y1 माइनस में c बाई बी यानी कि प्लस c बाई बी। तो यहां से एक एरिया निकला। तो अब इस एरिया को थोड़ा सा क्या सॉल्व करा जा सकता है, लेट्स सी क्या हो सकता है। तो ये हो गया x1 c अपॉन ए, माइनस में ये हो गया बच्चे मेरे पास सी y1 अपॉन में a एंड माइनस में c स्क्वायर अपॉन में b a। तो b तो छोटा ही चल रहा है तो बड़ा नहीं करते हैं, b छोटा ही है। a कॉमन आ रहा है, हम a को कॉमन निकाल देंगे एंड ऊपर से c भी कॉमन आ रहा है। तो मैंने 1/2 c कॉमन लिया, यहां से a कॉमन लिया। तो ये आ गया बेटा x1 अपॉन में, ये आ गया x1 माइनस y1, एक सेकंड ये a, हाँ c अपॉन ए, ठीक है, x1 y1 और ये हो गया बच्चे मेरे पास c अपॉन में b। ठीक, आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास था हाफ इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड तो मेरे को निकालना ही है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बेस मेरे पास क्या हो जाएगा, BC, BC जो हो जाएगा वो डिस्टेंस, तो BC का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, तो दैट मीन C अपॉन में A का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि माइनस C अपॉन B का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये आ जाएगा बच्चे अंडर द क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को जो सिचुएशन मिली वो ये है बच्चे कि सी स्क्वायर कॉमन आ गया तो सी कॉमन हो गया। यहाँ पे बच्चे मेरे को मिल गया क्या कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी अपॉन में ए बी भी कॉमन आया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा स्टेप्स मैंने जल्दी कर दिए बच्चे। अब ये फिगर जो है, क्योंकि ये बेटा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है तो यहाँ पे एल्टीट्यूड को अकेला छोड़ के बाकी सबको मैं नीचे ले जाता हूँ। तो हाफ ये हो गया सी अपॉन में ए बी, अंडर द रूट ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी अपॉन ए से सी अपॉन ए कट रहा है, बट द पॉइंट इज कि
कुछ गलती लग रही है बेटा, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, क्योंकि फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये लाइन जो है, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी, और यहाँ पे इस लाइन पे y की वैल्यू 0 रख दूं तो माइनस सी अपॉन ए ही आ जाएगा। तो x1 x2 x3, ठीक है। बट अब मैं इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा वर्क करता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे जल्दबाजी हो गई है और इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले पर फिर से काम करता हूँ। नीचे जो है मेरे को नीचे वाली फिगर पे इतना डाउट नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो एरिया निकालने के लिए बच्चे मेरे पास होता है हाफ x1, अंदर आता है बेटा क्या कहते हैं y2 माइनस में y3, तो डेट मीन्स माइनस सी अपॉन बी माइनस में 0, प्लस में ये 0 है तो इसके साथ का तामझाम सब 0, फिर ये है माइनस सी अपॉन में a, इसके साथ में आता है तो इसके साथ में आएगा 0 माइनस y1, और यहाँ पे आएगा आपका y1 माइनस तो प्लस सी अपॉन में b। कुछ ये आया है, तो शायद मैंने कुछ गलती करी होगी बच्चे। तो ये आ गया बेटा मेरे पास माइनस सी, ये आ गया बच्चे हमारे पास माइनस सी x1 अपॉन में b माइनस सी अपॉन में a, यहाँ पर है ये y1 प्लस सी अपॉन में b, ठीक। तो ये हो गया बेटा हाफ, ये हो गया माइनस में x1 अपॉन सी, इस b को मैं छोटा ही कर देता हूँ, एंड माइनस में c अपॉन में y1 अपॉन में a माइनस में c स्क्वायर अपॉन में ab। हाँ अब बेटा मेरे को लग रहा है थोड़ा ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया और ऊपर से मैंने पहले c निकाल देता हूँ, तो ऊपर से जैसे ही c निकलेगा ये आ जाएगा, और मैं माइनस का निकालता हूँ तो ऊपर से c और माइनस का निकलेगा, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका आ जाएगा बेटा x1 प्लस y1 प्लस सी, इसके नीचे b, इसके नीचे a, इसके नीचे मेरे पास ab। तो मेरे पास अब मैं इसको एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये नीचे आ गया बेटा, इसके नीचे आया है ab, ये आया है c, ये आया है माइनस 1/2। आगे बात करते हैं तो बच्चे मेरे पास आया c और ये हुआ ab एंड अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब c से c कट गया, ab से ab कट गया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1/2 बेटा यहाँ पर भी था तो 1/2 भी इसके साथ था, क्योंकि एल्टीट्यूड को मैंने अकेला छोड़ा था यहाँ पे, तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा, इससे ये कट जाएगा। क्योंकि जो ये लेंथ है बच्चे, बेसिकली जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन की बात कर रही है, तो ये लेंथ को हम हमेशा पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे मॉड्यूलस लगा रहा हूँ और नेगेटिव वाली चीज भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। तो बस बच्चे आगे हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। तो बच्चे मुझे कुछ नहीं करना, a ले लिया मैंने 12, x1 है मेरे पास 2, माइनस में b ले लिया, y1 है 1, प्लस में 9 अपॉन में अंडर द रूट 12 का स्क्वायर, और मेरे पास है बेटा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। मॉड्यूलस में बेटा हमने फॉर्मूला अप्लाई करा तो ये हो गया 24 माइनस 5 प्लस 9, नीचे जो आएगा वो मेरे को 13 बनाएगा। तो 24 में से 5 गए 19, 19 या हाँ मैं 24 में, वो 24 में 9 जोड़ेंगे 33, 33 में तो 5 माइनस करेंगे तो 28 अपॉन में 13, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, इफ P इज अ लेंथ, अगर P मेरी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन है, देन प्रूव करो। तो मेरे को कह रहा है जो परपेंडिकुलर है, P लेंथ है, कहां से आ रहा है, ओरिजिन से आ रहा है। तो ठीक है, मैंने कहा कि पॉइंट जो है मेरे पास वो 0 0 है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो हम ये कह रहे हैं 0 अपॉन में ए प्लस में 0 अपॉन में बी माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर द रूट, और ये डिस्टेंस जो है मॉड्यूलस फॉर्म में किसके बराबर है, पी के बराबर है। दैट मीन्स कि मेरे पास आया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। मुझे जो प्रूव करना है बेटा, उसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो पी का स्क्वायर है, पी का स्क्वायर है, तो मैं कह रहा हूं मैंने स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब मैंने स्क्वायरिंग करी तो मुझे मिल गया बेटा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आ गया बच्चे मेरे पास 1 अपॉन में अंडर रूट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, तो बेसिकली रूट तो हट ही जाएगा, तो मुझे मिल गया 1 अपॉन में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। इसको इधर ले जाता हूँ, पी को नीचे और इसको उधर ले जाता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय पी स्क्वायर। ये सिचुएशन मिली। आगे कहता है अगर मैं ये बोलूं ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर एपी में है तो ये प्रूव करके दिखाओ। तो क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर ये क्या है, एपी में है। दैट मीन्स 2p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी अभी हमने प्रूव करा है बच्चे, वो है 1 अपॉन में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो वो है बेटा आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर में मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इनका रेसिप्रोकल कर देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे पास आ गया ये पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने कहा मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। 2p स्क्वायर की जो वैल्यू है, जो 2p स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो दैट मीन्स कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच्चे मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी उधर गया तो 2 बार मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर हो गया, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक तो मेरे पास होल स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रहा, ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे बच्चे, मेरे पास बचेगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0, और यही मेरे को बेसिकली प्रूव करना था, हैंस प्रूव। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कहता है इफ P and P dash be the perpendicular from the origin upon the straight line this and this, यानी कि बच्चे ओरिजिन से हमारा परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर की लेंथ भी बता रखी है, तो मुझे ऐसा कुछ प्रूव करने को बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट क्या है बच्चे मेरे पास, मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दूं, पॉइंट है मेरे पास 0 0। तो देखो एक बार जब मैं 0 0 इसके अंदर डालूंगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस ए अपॉन में बच्चे अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, ये मेरे बराबर है पी के। दूसरी बात बच्चे, जब मैं यहाँ पे फिर से इसको इस वाली लाइन में 0 0 डालूंगा तो 0 माइनस में ए कॉस 2 थीटा मॉड्यूलस, एंड यहाँ पर आ जाएगा बच्चे मेरे पास नीचे कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट माइनस में प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, पी डैश के बराबर है। तो अब बच्चे मुझे क्या करना है, मुझे तो बेसिकली सिचुएशन प्रूव करनी है। उस सिचुएशन में पी का भी स्क्वायर हो रखा है, पी डैश का भी स्क्वायर हो रखा है, तो मैं स्क्वायरिंग इधर भी कर देता हूं और मैं स्क्वायरिंग इधर भी कर देता हूं।
तो जब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो p का स्क्वायर आ जाएगा बच्चे मेरे पास, ये हो जाएगा a स्क्वायर, नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा p डैश, ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, नीचे आ जाएगा बच्चे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जो है एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका काम यहीं पर ही खत्म। यहाँ पर आए बच्चे, यहाँ पे a स्क्वायर sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर आपस में कुछ नहीं ऐड बनते, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इनको करा तो ये आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर, सॉरी sec 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में, ओहो cos आएगा बेटा, 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया बच्चे मेरे पास sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू में sin स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा बच्चे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे फिर से 1 हो जाएगा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास नीचे 1 हो गया, p डैश की वैल्यू भी आ गई a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। अब मेरे को जो प्रूव करना है उसमें है ना p स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रखा है, यानी कि बच्चे मुझे प्रूव करना है 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास आएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो 4p स्क्वायर 4p स्क्वायर मेरे पास क्या है बच्चे, तो p है बच्चे मेरे पास a स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये है बच्चे आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो मैंने बच्चे लेफ्ट हैंड साइड ली, उनमें वैल्यू पुट करी। अब 4 जो है बच्चे इन दोनों के साथ मैं यूज करता हूं, दैट मीन्स इस पूरी फिगर के साथ यूज करता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा बच्चे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बाहर ए स्क्वायर एज इट इज, यहां पर भी बेटा ए स्क्वायर है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया बच्चे ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया सॉरी साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 और इज इक्वल टू मैं कहूंगा राइट हैंड साइड। ठीक बच्चे, तो सिंपल है बच्चे, थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट का रोल था, बाकी ज्यादा क्वेश्चन में से कुछ खास था नहीं। कहता है फाइंड द इक्वेशन of a straight line which cut off intercept on x-axis which is a twice that of a y-axis is a unit distance from the origin। तो ऐसी लाइन जिसका x इंटरसेप्ट जो है वो y के मुकाबले डबल है, तो डेट मीन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकली शो करूं, ये यहाँ पे मेरे पास ये सिचुएशन है एंड मेरे को यहाँ पे लाइन मिलेगी ऐसे, ठीक है, जहां पे बोला हुआ है इस लाइन की इक्वेशन में जो x इंटरसेप्ट y के डबल है, तो मैं बोल देता हूं x इंटरसेप्ट 2a है एंड y इंटरसेप्ट इस हिसाब से हो जाएगा 0 है। तो आपकी इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बच्चे x अपॉन 2a प्लस में y अपॉन a इज इक्वल टू 1। आगे बोला हुआ है कि इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, यानी कि यहां से ये 0 0 है, ये डिस्टेंस जो है ना आपकी 1 है, ये इसने बोल रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट मेरे को 0 0 मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं लाइन को सिंप्लीफाई कर दूं एलसीएम लेके, तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2a, हाँ 2a, तो मेरे को लाइन मिल गई बच्चे। अब पॉइंट मेरे को क्या है बच्चे, मेरे पास पॉइंट है बेटा मेरे पास 0 0, लाइन मिल गई, पॉइंट मिल गया, तो मुझे क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला लगाना है, पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला लगाना है। पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास -2a, 0 प्लस 0 -2a अपॉन में बेटा 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर यानी कि √5, ये आ गया मेरे पास मॉड्यूलस, ये किसके बराबर है 1 के, तो डेट मीन्स 2a किसके बराबर हो गया √5 के, a की वैल्यू हो गई बेटा √5 अपॉन में 2 एंड ये मॉड्यूलस है। तो यहाँ पे जब मैंने मॉड्यूलस को हटाऊंगा, पहले एक स्टेप मिस कर दिया, तो जब मैं पहले मॉड्यूलस को हटाऊंगा तो बच्चे ये आ जाएगा प्लस माइनस √5 एंड a की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √5 अपॉन में 2। तो मुझे a मिल गया,
और ए मेरे को है ना एक पॉजिटिव में मिल रहा है और एक नेगेटिव में मिल रहा है। इसका सीधा मतलब ये है बच्चे कि एक लाइन है ना मेरी यहाँ पर भी है, जहां पे ऐसे बैक करके एक लाइन मेरी नेगेटिव साइड भी बनेगी कुछ इस तरीके से, जो ये मेरी लाइन बनेगी, ठीक है। अरे यार आजा, इस तरीके से मेरी लाइन बनेगी बच्चे। वहां पे तो पिक्चर नहीं है और ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता। तो जहां पे ये इस वाले एक्स एक्सिस को भी काटेगी और यहाँ पर बच्चे ये जो है मेरी इस वाले एक्सिस को भी काटेगी। तो डेट मीन्स की पिक्चर ये है कि बेटा एक लाइन एक्स एक्सिस के दोनों पॉजिटिव साइड बनेगी और दूसरी दोनों नेगेटिव साइड बनेगी। दो लाइन बनेगी। क्यों बच्चे दो लाइन क्यों बनेगी ऐसा? क्योंकि दूसरी लाइन भी बेटा है जो है वो एक यूनिट डिस्टेंस पर है। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों जो लाइन हो, यानी कि दो ऐसी लाइन है जो एक यूनिट डिस्टेंस पर है और दोनों का जो इंटरसेप्ट है, जिस जैसा क्वेश्चन ने बोला है वो वैसा ही हो। ठीक, तो आगे चलते हैं बच्चे। एंड दिस टाइम द क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ अ बेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका मेरे को बेस दे रखा है। अपोजिट वर्टेक्स यानी कि जो बेस है उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चे, तो नहीं नजर आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल हम मान लेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो क्वेश्चन ने दे रखा है x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट की वैल्यू 2 - 1 है, इस पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, मैं इन दोनों पॉइंट्स का नाम भी बी सी दे देता हूं। क्वेश्चन ने ये गिवन है, क्वेश्चन ने साथ में बता दिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर बेटा ट्रायंगल इक्विलेटर है तो उसका एरिया जो होता है √3/4 ए स्क्वायर ये होता है। तो मुझे बेसिकली अब एक साइड की जरूरत है। अच्छा, इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये सारे एंगल भी 60 डिग्री के होंगे, ये भी 60 डिग्री का होगा एंड ये भी 60 डिग्री का होगा। तो मुझे बस मेहनत करनी है किसी भी तरीके से एक साइड आ जाए। अब मैं कहता हूं कि मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर जो भी है ड्रॉ करा, ठीक है। तो क्या ये परपेंडिकुलर फाइंड हो सकता है? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं इस पॉइंट का नाम दिया डी, तो मैंने कहा मैं एडी निकालने जा रहा हूं विच इज अ डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन। तो ये हो गया 2 -1 -2 अंडर द रूट, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास √2। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया तो 2 से 2 गया तो मेरे पास आ गया 1/√2। तो ये जो लेंथ आ गई मेरे पास 1/√2 आ गई। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि मैं दूसरी साइड निकालने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज करता हूं। यहां पे मैंने कहा कि ये मैंने लिया बेटा ट्रायंगल ए बी डी, जिसमें ये है बच्चे 60 डिग्री एंड ये जो है मेरा 1/√2 है। तो मुझे बेसिकली ए बी चाहिए। अब तो मैं कहता हूं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए डी और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास ए बी। तो ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू ए डी निकाला मैंने 1/√2 और ये निकाला मैंने ए बी। ए बी इज इक्वल टू 1/√2, नीचे आ गया बेटा √3/2। तो ए बी हो गया बच्चे 1/√2 इंटू में बेटा 2/√3। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये जो आंसर आएगा ये यहां से √2 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू मेरे पास √2/√3 आ जाएगी। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी टू ऊपर जाएगा, ठीक है, 2 से तो √2/√3 आ जाएगी। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू आ गई तो बच्चे मेरे पास एरिया क्या होगा? एरिया निकालने के लिए मैं ये कहूंगा एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए, ये दिस इज वर्क एज अ ए क्योंकि मेरे को एक साइड मिल चुकी है। तो √3/a और √2/√3 का होल स्क्वायर। तो डेट मीन्स √2 का होल स्क्वायर 2, तो यहां से आएगा ये 2, √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो गया तो √3/3 2 जा 6।
ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन ने बोला होगा बेटा आंसर ने काट पीट के दिखाना है तो ठीक है, वरना अदरवाइज हमारा क्वेश्चन लगभग लगभग हो चुका है। अब चलते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि बेटा ऑलरेडी हमने जो है अभी अभी तो अब तो दोस्तों अब हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बच्चे क्योंकि अभी अभी हमने ना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन निकाल रखा है, हम बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और अपने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन पर अप्लाई करेंगे। देखो बच्चे, हम अभी अभी जो था वो ये था कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन जो हमने पढ़ा बच्चे, उस अकॉर्डिंग जो मेरा पॉइंट है वो है बच्चे मेरे पास x1 y1, एंड लाइन जो है बच्चे वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमने बेटा कॉन्सेप्ट यही पढ़ा कि a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में बच्चे यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा देख भी पा रहे हैं तो बच्चे आपको हमारी जो आंसर है कुछ इसी फॉर्म में नजर आ रहा है। अब देखो क्या है, मेरे पास एक लाइन है ये रही, एक लाइन है मेरे पास ये रही। मैंने क्या करा बच्चे, मैंने एज्यूम कर लिया कि इस लाइन पर एक पॉइंट है x1 एंड y1। अब ये रहा मेरे पास पॉइंट और ये रही मेरे पास लाइन, तो मैं यही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इसी डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बेटा a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी टू अपॉन में बच्चे यहाँ पर आ जाएगा बेटा मेरे पास, क्योंकि a और b तो सेम ही है बेटा, तो इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक और चीज है मेरे पास, वो ये कि ये x1 y1 क्योंकि पिछली बार अकेला था, यहाँ पर ये किस पर है, लाइन पर लाई कर रहा है। तो x1 y1 लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं बेटा a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और इसलिए मैं कह सकता हूं इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी वन। तो मेरे पास ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू हो गई माइनस सी वन, विच मीन्स कि मेरे को जो अब रिजल्ट मिला है वो ये रहा सी वन माइनस सॉरी माइनस सी वन प्लस सी टू अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे को जो रिजल्ट मिला बच्चे वो यही मिला, सी टू माइनस में सी वन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रहा मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इसका मतलब है बच्चे सी टू माइनस सी वन मेरे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, क्योंकि बाहर मॉड्यूलस लगा हुआ है इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मतलब ओनली अ डिफरेंस बिटवीन अ टू कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, उनको लेना है अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, और इस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पर निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो मेरे को कह रहा है कि आप यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालो। बेटा इस बार तो क्वेश्चन ने कह दिया, कई बार होता है कि क्वेश्चन नहीं कहता, तो मुझे यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये दोनों आपस में क्या है, एक तरीके से प्रोपोर्शनेट है। 3/6 4/8 एक तरीके से सेम ही रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा 9 और यहाँ पे है 15, तो मैंने फॉर्मूला लगाया C1 माइनस C2 का, तो यानी कि 9 माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन में बेटा यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं ना बेटा, क्योंकि ए और बी में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं इन दोनों को पहले बराबर कर देते हैं। तो 3 से आया ये 6x माइनस में 4y एंड 9 टू जा 18 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे फॉर्मूला बड़ा इजी है, C1 माइनस C2, तो इसका मतलब है 18 माइनस माइनस प्लस 15, ऊपर मॉड्यूल से नीचे भी बेटा हमारे पास क्या आएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का माइनस 8 का स्क्वायर। दैट मीन्स ऊपर आ गया बेटा मेरे पास 33, नीचे आ गया बेटा 6 का 36 और 64 यानी कि 10, तो 33 अपॉन में 10 यानी कि 3.3 जो भी है मेरी कोई भी यूनिट होगी वो आंसर आया है। आगे चलते हैं बच्चे, इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस एट अ डिस्टेंस एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। बेटा यानी कि कोई लाइन है जो सपोज कर लो ये लाइन ऐसे है, ये यही वाली लाइन है,
तो कोई लाइन है जो इसके ठीक पैरेलल है और साथ के साथ इससे 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, यानी कि बेटा 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि बच्चे 3x-4y-5 इज इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास 3x-4y प्लस बेटा मैं इसको लेमडा कर लेता हूँ इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये जो है वो कह रहा है मेरे को लेमडा प्लस 5 अपॉन में बेटा √3 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। ये जो मॉड्यूल्स है बेटा ये किसके बराबर है 1 के, तो डेट मीन मॉड्यूल लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे नीचे आ गया बेटा 9 + 16 इज इक्वल टू 1। लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास ये हो जाएगा बच्चे 5, तो लेमडा प्लस 5 ये आ जाएगा बच्चे 5, अरे सेम ही लिख दिया। तो लेमडा इसको हटाते हैं बेटा मॉड्यूलस को, तो ये आ गया बेटा हमारे पास +-5। इसकी वैल्यू हो गई बच्चे, एक बार अगर हम प्लस ले रहे हैं तो -5 और अगर मैं इसको ले रहा हूँ -5 तो -5, तो लेमडा की वैल्यू आ गई -10, एक साइड हो गई 0। तो इसका मतलब क्या हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है, बिल्कुल बेटा 2 इक्वेशन है। बच्चे यहाँ से 1 यूनिट दूर है तो ये भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर भी ऐसी ही इक्वेशन बने जो इससे 1 यूनिट डिस्टेंस पर हो। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस बेटा 1 यूनिट का हो सकता है, यहाँ पर भी डिस्टेंस आपका 1 यूनिट का हो सकता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, जैसे लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दे तो यहाँ पर आ जाएगी -10। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन अ लाइन, व्हाट इज द एरिया। बेटा स्क्वायर है, सबसे पहले मैं फटाफट एक स्क्वायर बना लूँ। एंड स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ली ग्रीन लाइंस। अरे भाई ये मैंने स्क्वायर बनाया बच्चे, स्क्वायर में आया, अरे ABCD, इसकी 2 साइड्स दे रखी है बच्चे, x + y इज इक्वल टू 1, x + y ये मेरे ख्याल से बेटा प्लस होगी, चलो कोई नहीं, मैं इसको फिलहाल प्लस इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। और अगर बाई चांस से उधर हुई क्या करा जाए, तो एक काम करते क्वेश्चन को ही ठीक मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास -1 और ये इज इक्वल टू 0, तो x + y यहाँ पर आ गया +2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हमें ये बोला हुआ है कि इस स्क्वायर का एरिया निकालें। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सिंपल है बच्चे, साइड का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं साइड्स लेंथ निकाल पाया तो मैं स्क्वायर निकाल पाऊंगा। अब ध्यान से देखो, इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस साइड का स्क्वायर ही तो है। यहाँ पे ये जो लेंथ आएगी वो अल्टीमेटली इसी साइड को तो रिप्रेजेंट करेगी, और इन दोनों साइड्स का स्क्वायर, अब अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, तो ये दोनों लाइन एक देखो आप पैरेलल ही है, नहीं भी बता रखा था स्क्वायर के दोनों साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि मेरे को 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जैसे ही डिस्टेंस आएगा मेरे को साइड मिल जाएगी, साइड का स्क्वायर निकालना है। तो जल्दी से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 अपॉन में हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मॉड्यूलस, तो ये आ जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा √2। अब मेरे को एरिया निकालना है तो 3 नीचे आया √2 इसका स्क्वायर, दैट मीन्स 9/4। तो 9/4 इज फाइनली माय आंसर एंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा, मेरे को बोला हुआ है प्रूव दैट द लाइन दिस इज अ मिड पैरेलल टू अ लाइन। बच्चे ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको रेड से करते हैं या फिर हाईलाइटर से, ये जो लाइन है बेटा ये इन दोनों की मिड पैरेलल है, यानी कि दोनों से सेम दूरी पर है। तो अब बहुत सिंपल है बच्चे, मैंने क्या करा, मैंने कहा ये मेरी लाइन है, ठीक है। एक दूसरी लाइन क्या है बच्चे, मेरे पास एक लाइन है ये रही एंड दूसरी लाइन है मेरे पास ये रही। तो ये वाली लाइन कौन सी है बच्चे, मेरे पास है 5x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 5x - 2y - 9 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5x - 2y + 7 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है प्रूव करो कि मिड पैरेलल है। इसका मतलब है कि ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है
यानी कि D1 और D2 ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ पहला D1 का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन L1, L2, L3, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, एंड D2 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3। तो बच्चे अब हमारे पास D1 D2 आ चुका है, यानी कि L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस। तो मैं ये कहूँगा 7+1। बेटा मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ और अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे C1 और C2 ले लेता हूँ, जिससे माइनस का चक्कर खत्म हो। इसलिए 7+1 ये 8 हो गया, नीचे क्या आ गया 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हुआ बेटा प्लस -2 का स्क्वायर, ये आ गया मॉड्यूलस, तो ये हुआ बेटा 8, नीचे आया 25 4 29 √29। यहाँ पर भी निकालोगे आपका यही आएगा, और अगर ऐसा है तो ये प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चे अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 3 प्रैक्टिस सेट्स है, उनको देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अपने प्रैक्टिस सेट के साथ।